डियर व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामाटिस्ट के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट ड्रामा को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम किंग लियर को पढ़ेंगे, इसकी समरी पढ़ेंगे, इसके बारे में जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो सब आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके देखेंगे कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। इसके बाद हम प्लॉट का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर इसकी डिटेल्ड समरी होगी और लास्ट में हम थीम्स और एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है। टाइटल आपको पता है, द ट्रेजेडी ऑफ किंग लियर, ये इसका टाइटल है। राइटर यानी ड्रामेटिस्ट कौन है, विलियम शेक्सपियर। और लिखा कब गया, बिटवीन 1603 टू 1605। और परफॉर्म कब किया गया, इट वॉज परफॉर्म्ड एट क्रिसमस टाइम फॉर द कोर्ट ऑफ किंग जेम्स इन 1606। 1606 में इसको क्रिसमस टाइम पे दरबार में पेश किया गया था, परफॉर्म किया गया था। आपको पता है किंग जेम्स का ये दौरे हुकूमत था, तो किंग जेम्स के दरबार में इसको परफॉर्म किया गया था। प्रिंटेड इन 1608। टोटल एक्ट्स 5। आपको पता है कि क्लासिकल ट्रेजिडीज़ में एक्ट्स की डिवीजन वही टिपिकल डिवीजन थी, यानी 5 एक्ट्स। सोर्स ऑफ द प्लॉट, अब इस प्लॉट का कोई ना कोई सोर्स है। जैसे आपको पता है कि शेक्सपियर के ज़्यादातर प्लॉट्स जो हैं वो उसने कहीं ना कहीं से लिए हुए हैं। बहुत कम प्लॉट्स ऐसे हैं जो शेक्सपियर ने खुद इन्वेंट किए हैं। तो हमारे इस ट्रेजिडी का प्लॉट भी जो है वो उसने कहीं से लिया हुआ है, और उसका सोर्स क्या है वो हम देखते हैं। लियर वॉज ए लेजेंडरी किंग ऑफ द ब्रिटेन्स अराउंड द ईयर 800 whose स्टोरी वॉज recounted by Geoffrey of Monmouth इन हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन इन 12th सेंचुरी। तो 12वीं सदी में जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ ने एक हिस्ट्री लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। तो इसमें उसने एक बादशाह का जिक्र किया था जिसका नाम लियर था, लेकिन इसके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। वो बादशाह जो है वो तकरीबन 800 में आया था, और उसकी कहानी भी वही कहानी है जो शेक्सपियर ने लिखी है। यानी बादशाह है, 3 बेटियां हैं, वो अपनी सल्तनत को डिवाइड करना चाहता है। और ये कहानी शेक्सपियर के दौर में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, बहुत सारे लोग इसके बारे में लिख रहे थे। लेकिन शेक्सपियर की एंडिंग उन सब से मुख्तलिफ है। इसने एंडिंग ट्रेजिक की है, जबकि बाकी लोग जो लिख रहे थे उनकी एंडिंग हैप्पी होती थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब आपको किंग लियर के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। किंग लियर वॉज बैन फ्रॉम 1810 टू 1820 ड्यूरिंग द रेन ऑफ जॉर्ज थर्ड। अब किंग लियर को 10 सालों के लिए इसकी प्रोडक्शन को बैन कर दिया गया था जॉर्ज थर्ड के दौरे हुकूमत में। द मोनार्क वॉज सफर्ड बाउट्स ऑफ इंसेनिटी एंड दे डिडंट वांट द पब्लिक टू सी पैरेलल बिटवीन शेक्सपियर्स मैड किंग एंड ब्रिटेन्स रूलर। तो किंग जो है वो बीमार काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और उसको आप कहें कि जिस तरह किंग लियर जो है मैड हो गया था, तो इस तरह उन्होंने सोचा कि ये लोग किंग लियर में और जॉर्ज थर्ड में कोई मुमासलत ना इनको नज़र आए, इसलिए उन्होंने इसकी प्रोडक्शन को बैन कर दिया। स्ट्रक्चर ऑफ द प्लॉट, मेन प्लॉट और सब प्लॉट। आपको पता है कि हर कहानी में एक मेन प्लॉट होता है, और सब प्लॉट्स एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो मेन प्लॉट जो है वो हमारा किंग लियर का है, और उसकी बेटियों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी तीनों बेटियों में से बड़ी बेटी कौन है, गोंड्रिल है, एंड शी वॉज मैरिड टू ड्यूक ऑफ अल्बेनी। दूसरी बेटी रीगन है, शी वॉज मैरिड टू ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। और थर्ड जो है वो कॉर्डीलिया है। इसकी शादी जब हमारा प्ले स्टार्ट होता है तो उस वक्त होती है, और इसकी शादी होती है किंग ऑफ फ्रांस के साथ। उसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जिनका रोल हमें ज़्यादा मिलता है वो अर्ल ऑफ ग्लूस्टर है, अर्ल ऑफ कैंट, और उसके अलावा फूल एंड ऑसवर्ल्ड। सब प्लॉट में क्या है, सब प्लॉट में हमारे 3 ही कैरेक्टर्स हैं। अर्ल ऑफ ग्लूस्टर है और इसके 2 बेटे हैं, एडगर लेजिटिमेट है, जबकि एडमंड जो है वो इलेजिटिमेट है। अब इन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बताती हूँ। किंग लियर कौन है, आपको पता है किंग ऑफ ब्रिटेन है, ब्रिटेन का बादशाह है। पैशनेट, क्रूल एंड चाइल्ड लाइक, ज़िद्दी है, जज्बाती है, और थोड़ा सा जालिम भी है। गोंड्रिल, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ लियर, सेल्फिश, कनिंग एंड ऑब्सेस्ड विद पावर एंड वेल्थ, शी इज़ मैरिड टू ड्यूक ऑफ अल्बेनी। अब गोंड्रिल जो है ये इसकी सबसे बड़ी बेटी है, बहुत ज़्यादा मकार है, चालाक है, और चाहती है कि दौलत और बादशाहत जो है वो इसको ही मिल जाए। इसकी शादी ड्यूक ऑफ अल्बेनी से हुई होती है। रीगन, द सेकेंड डॉटर ऑफ लियर, कनिंग, क्रूल एंड रूथलेस। रीगन जो है ये दूसरी बेटी है, और ये बिल्कुल अपनी नेचर में और हैबिट्स में अपनी बिल्कुल बड़ी बहन जैसी है।
शी इज़ मैरिड टू ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, लेकिन इसकी शादी ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल से हुई होती है। कॉर्डेलिया द यंगेस्ट ऑफ लियर, शी इज़ ऑनेस्ट एंड जेन्युइन, शी इज़ मैरिड टू ड्यूक ऑफ फ्रांस। तो कॉर्डेलिया जो है ये सबसे छोटी है, लेकिन ये नेचर में अपनी दोनों बड़ी बहनों से मुख्तलिफ है, ऑनेस्ट है, जेन्युइन और शाय है। अब इसकी शादी जो है वो ड्यूक ऑफ फ्रांस के साथ होती है। अर्ल ऑफ ग्लूस्टर, फादर ऑफ एडगर एंड एडमंड, ही इज़ फ्रेंड ऑफ किंग लियर। तो अर्ल ऑफ ग्लूस्टर जो है ये जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, एडगर और एडमंड का फादर है और ये किंग लियर का बहुत अच्छा दोस्त है। एडगर ओल्डेस्ट एंड लेजिटिमेट सन ऑफ ग्लूस्टर, ही इज़ लॉयल एंड गुड नेचर्ड। एडगर अब अर्ल ऑफ ग्लूस्टर का बड़ा बेटा है और लेजिटिमेट है, और ये लॉयल भी होता है अपने फादर के साथ और बाय नेचर भी अच्छा है। एडमंड यंगर एंड इलेजिटिमेट सन ऑफ ग्लूस्टर, ही इज़ मैनिपुलेटर एंड कनिंग। तो ये जो छोटा बेटा एडमंड है, एक तो ये इलेजिटिमेट है और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा चालाक है और ये दौलत हथियाने की कोशिश भी करता है। अर्ल ऑफ कैंट, ए लॉयल एडवाइज़र टू किंग लियर, किंग बैनिश्ड हिम अलॉन्ग विद कॉर्डेलिया। तो अर्ल ऑफ कैंट जो है ये भी एक अच्छा एडवाइज़र है, अच्छा साथी है किंग लियर का, लेकिन किंग जो है वो इसको बैनिश कर देता है। जब वो कॉर्डेलिया को बैनिश करता है तो उसके साथ साथ इसको भी कर देता है। फूल द कोर्ट जेस्टर, ही रिमेन्स लॉयल टू द किंग। फूल जो है ये जैसे आपको पता है कि दरबारों में मस्खरे रखे होते हैं ताकि वो बादशाह को खुश कर सके, तो ये कोर्ट जेस्टर है और ये थ्रू आउट द प्ले किंग के साथ लॉयल रहता है। ऑसवर्ल्ड गोनरिल स्टीवर्ड, ही इज स्लैप्ड बाय द किंग, वोस टू सेक रिवेंज। तो ऑसवर्ल्ड जो है ये गोनरिल का चीफ स्टीवर्ड है, यानी सबसे जो है बड़ा मुलाजिम है। इसको किंग लियर एक दफ़ा थप्पड़ मारता है और वो रिवेंज पा लेता है। वो कहता है कि मैं इसे बदला ज़रूर लूँगा किंग लियर से। तो बाद में जब गोनरिल अपने फादर को किल करने के लिए प्लान करती है तो उसमें ऑसवर्ल्ड गोनरिल की हेल्प करता है। अब यहाँ पे हमने बार बार ड्यूक का वर्ड पढ़ा है, तो ड्यूक क्या होता है और अर्ल क्या होता है? द 5 रैंक्स ऑफ नोबिलिटी आर ड्यूक, मार्क्विस, अर्ल, विस्काउंट एंड बैरो। तो इंग्लैंड में विरासत के हिसाब से या फिर प्रोफेशन के हिसाब से टैग्स दिए जाते हैं, यानी रैंक्स बनाए जाते हैं। तो वो जो नोबिलिटी के रैंक्स हैं उनमें ड्यूक जो है वो सबसे पहले नंबर पे है, यानी ड्यूक सबसे बड़ा ओहदा है, फिर मार्क्विस है, देन अर्ल, उसके बाद विस्काउंट और फिर बैरो है। अब हम अपनी समरी की तरफ पढ़ते हैं। द प्ले स्टार्ट्स एट द पैलेस ऑफ किंग लियर। हमारा जो प्ले जब स्टार्ट होता है तो उस वक़्त सीन क्या है? बादशाह के दरबार में स्टार्ट हुआ है। किंग लियर इज़ ओल्ड एंड डिसाइडेड टू डिवाइड हिज किंगडम टू हिज 3 डॉटर्स सो दैट ही कैन स्पेंड हिज ओल्ड एज ईजिली। अब सीन क्या है कि बादशाह बूढ़ा हो चुका है और वो चाहता है कि वो अपनी बादशाहत को अपनी बेटियों में तकसीम कर दे ताकि वो अपना बुढ़ापा आसानी से गुजार सके। द किंग ऑफ फ्रांस एंड ड्यूक ऑफ बरगंडी आर एट द कोर्ट एंड ईच होप्स टू मैरी कॉर्डेलिया बिकॉज शी इज़ द यंगेस्ट वन एंड अनमैरिड नाउ। तो अब दरबार में किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बरगंडी ये दो लोग भी आए होते हैं ताकि ये कॉर्डेलिया का हाथ मांग सकें, क्योंकि वो यंगेस्ट है और अनमैरिड है। तो ये दोनों यानी दरबार में अब एक तो बादशाह अपनी बादशाहत यानी अपनी सल्तनत को तकसीम करेगा और दूसरा कॉर्डेलिया के लिए भी वो फाइनल करेगा कि उसकी शादी किससे होगी। बिफोर द डिवीजन ऑफ द किंगडम लियर आस्क हिज डॉटर्स हु लव्स हिम मोस्ट। इससे पहले कि बादशाह अपनी सल्तनत को तकसीम करे, वो अपनी बेटियों से एक सवाल पूछता है कि कौन उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करती है। गोनरिल एंड रीगन प्रेजिज हिम विद फ्लैटरी। दोनों बड़ी बेटियां उसको बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करती हैं, यानी खुशामद की हद तक उसकी तारीफ़ करती हैं। किंग हैंड्स ओवर टू देम पोर्शंस ऑफ हिज किंगडम अकॉर्डिंग टू देयर लव फॉर हिम। और बादशाह जो है फिर उनको अपने सल्तनत में से हिस्सा दे देता है उनकी मोहब्बत के अकॉर्डिंग। देन कम्स कॉर्डेलियाज टर्न। उसके बाद कॉर्डेलिया की बारी आ जाती है जो कि सबसे छोटी है। बट शी डजेंट से एनीथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। दिस मेक्स द किंग एंग्री एंड ही सेज नथिंग, नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग। तो अब बादशाह उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा शाय होती है। और आपको पता है कि ज़्यादातर जो जेन्युइन लोग होते हैं वो खुशामद कम ही करते हैं, अल्फाज का इजहार कम ही करते हैं। तो इस पे किंग जो है वो एंग्री हो जाता है और कहता है कि नथिंग यानी कुछ नहीं कहना, तो फिर कुछ नहीं जो है इसका नतीजा कुछ नहीं में ही निकलेगा। लियर डिसइनहेरिट्स कॉर्डेलिया,
कैंट ट्राइज टू परसुएड लियर बट ही बैनिशेस हिम टू। तो लियर अब क्या करता है, वो कॉर्डेलिया की इस हरकत पे उसको आग कर देता है और अर्ल ऑफ कैंट बादशाह को कॉर्डेलिया पे यकीन दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन किंग इतने गुस्से में होता है कि वो उसको भी बैनिश कर देता है। देयर इज़ नो डोरी इन केस ऑफ मैरिज टू कॉर्डेलिया। और अब ज़ाहिर है बादशाह ने उसको आग कर दिया है, तो जो भी इसके साथ शादी करेगा उसको जहेज़ की सूरत में कुछ नहीं मिलेगा। बरगंडी रिट्रैक्ट्स हिज प्रपोजल। तो ये सिचुएशन देख के बरगंडी जो है वो अपना प्रपोजल वापस ले लेता है, बट किंग ऑफ फ्रांस एक्सेप्ट्स इट एंड लीव्स द कोर्ट विद कॉर्डेलिया। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस जो है वो कॉर्डेलिया की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी से इम्प्रेस हो जाता है। वो बादशाह की शर्त मंजूर कर लेता है कि उसको कोई जहेज़ नहीं मिलेगा, तो वो कॉर्डेलिया को साथ लेके निकल जाता है। द अर्ल ऑफ ग्लूस्टर इज़ अनदर एडवाइज़र ऑफ किंग, ही हैज़ टू सन्स। अब हमारा जो सब प्लॉट है वो उसकी कहानी स्टार्ट हो गई है। तो अर्ल ऑफ ग्लूस्टर आपको पता है कि बादशाह का एडवाइज़र है, उसके दो बेटे हैं। हिज एल्डेस्ट सन इज़ एडगर हु विल इनहेरिट हिज वेल्थ। तो उसका बड़ा बेटा जो है वो एडगर है और वो उसकी जायदाद का वारिस बनेगा। यंगेस्ट सन एडमंड वॉज बॉर्न आउटसाइड ऑफ मैरिज एंड देयरफॉर ही विल इनहेरिट नथिंग। तो जो छोटा बेटा एडमंड है, एक तो वो छोटा है और दूसरा ये कि वो इलेजिटिमेट है, इस वजह से उसको उसकी विरासत में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। एडमंड प्लेज ए ट्रिक। तो इस सूरत हाल में एडमंड क्या करता है, वो एक चाल चलता है। ही शोज हिज फादर ए लेटर सपोजली रिटन बाय एडगर। तो अपने बाप को एक ख़त दिखाता है, एक फ़र्ज़ी ख़त दिखाता है जो कि एडगर की तरफ से लिखा गया होता है। इन द लेटर एडगर सजेस्ट द किलिंग ऑफ देयर फादर। ग्लूस्टर गेट्स एंग्री एंड हर्ट। एडमंड वॉन्ट्स एडगर दैट ही शुड लीव अदरवाइज ही वुड बी किल्ड। तो अब एडमंड क्या करता है कि वो अपने बाप को कहता है कि ये लेटर जो है वो एडगर ने लिखा है और इस लेटर में उसने मशवरा दिया है कि हम दोनों भाई मिलके अपने बाप को कत्ल कर देते हैं ताकि जायदाद के वारिस बन जाएं। तो बादशाह ग्लोस्टर जो है ये सिचुएशन देख के लेटर पढ़ के बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाता है और नाराज़ होता है। तो एडमंड दूसरी तरफ एडगर के साथ ये गेम प्ले करता है, उसे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए वरना उसको मार दिया जाएगा। एडगर रन्स अवे एंड डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज ए बेगर एंड कॉल्स हिमसेल्फ पुअर टॉम। तो ये देख के एडगर जो है वो भाग जाता है और अपने आप को फ़कीर बना लेता है, यानी फ़कीर का हुलिया अडॉप्ट कर लेता है और फिर अपने आप को पुअर टॉम के नाम से कहलवाता है। After Edgar runs away, Edmund cuts himself and tells his father that Edgar attacked him when he refused to join the plan to kill their father. तब एडगर जो है जब चला जाता है तो एडमंड अपने बाप को क्या बताता है, वो कहता है कि एडगर की बात से जब उसने डिनाई किया कि वो अपने फादर को किल नहीं करेगा, तो एडगर ने उस पर हमला कर दिया, उसको जो है मारा और इस वजह से वो भाग गया है। ग्लूस्टर बिलीव्स हिज स्टोरी एंड टर्न्स अगेंस्ट एडगर। ग्लूस्टर जो है वो उसकी कहानी पे यकीन कर लेता है और एडगर के ख़िलाफ़ हो जाता है। नाउ लियर एंड हिज नाइट स्पेंड टाइम एट द किंगडम ऑफ गोंड्रिल। गोंड्रिल इज़ फेड अप विद किंग एंड हिज नाइट्स एंड ऑर्डर्स हर सर्वेंट टू इग्नोर लियर। अब बादशाह जो है उसने सल्तनत की डिवीज़न कर दी है, तो वो अपनी बड़ी बेटी जो कि गोंड्रिल है उसकी सल्तनत में रहना शुरू हो जाता है और बादशाह के साथ उसके नाइट्स भी होते हैं। तो गोंड्रिल अपने बाप के बिहेवियर की वजह से, बादशाह का जो मिजाज होता है वो थोड़ा रैश बिहेवियर होता है उसका, तो गोंड्रिल इस चीज़ से फेडअप हो जाती है और वो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर करती है कि वो किंग लियर को इग्नोर करना शुरू कर दें। कैंट whom किंग बैनिश्ड अराइव्स इन डिस्गाइज एज ए सर्वेंट, किंग अलाउज हिम। तो अब कैंट जो है जिसको बादशाह ने निकाल दिया था कॉर्डेलिया के साथ, वो अभी भी बादशाह के साथ लॉयल है, वापस आता है भेस बदल के, एक मुलाजिम के भेस में आता है और वो बादशाह से रिक्वेस्ट करता है कि उसको सर्वेंट के तौर पर रख ले। तो किंग लियर जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसको सर्वेंट रख लेता है। गोंड्रिल आस्क लियर टू लीव विद हिज नाइट्स। गोंड्रिल लियर को कहती है कि वो अपने नाइट्स में से नाइट्स या तो आधे से ज़्यादा नाइट्स को वापस भेज दे या फिर खुद भी चला जाए। देन ही विजिट्स अर्ल ऑफ ग्लोस्टर एंड सेंड्स ए लेटर टू रीगन। अब बादशाह क्या करता है, इस सिचुएशन पे वो घर से निकल जाता है, रीगन की तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले वो अर्ल ऑफ ग्लोस्टर के घर जाता है और एक लेटर भेजता है रीगन की तरफ कैंट के हाथ। When Lear visits Regan, he complains of rude behavior of Gondrel। तो बादशाह जब कैंट को ख़त दे के भेजता है और ख़त लेके वो वापस अभी तक नहीं, कोई जवाब लेके वापस नहीं आता,
तो बादशाह खुद फिर रीगन के घर पहुंच जाता है। तो वहाँ जब वो देखता है, कैंट जो है उसको बांधा हुआ होता है और वो उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया हुआ होता है। तो ये सारी सिचुएशन के बाद बादशाह जो है, किंग लियर, गॉन्ड्रिल के बुरे बिहेवियर की शिकायत करता है रीगन के साथ। बट रीगन टेक्स हर सिस्टर साइड, लेकिन रीगन जो होती है वो बहन की साइड लेती है। बोथ डॉटर्स रिफ्यूज टू कीप द ओल्ड मैन इन देयर हाउस। लियर इज आउटरेज्ड एंड लीव्स विद हिज फूल। तो अब दोनों बेटियां जो हैं वो बादशाह को अपने पास रखने से इनकार कर देती हैं। और इस सारी सिचुएशन में लियर जो है वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है और बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है और वो फूल के साथ घर से निकल पड़ता है। देयर इज़ ए स्टॉर्म आउटसाइड बट लियर लीव्स द हाउस। और बाहर जो है उस वक़्त बहुत ज़्यादा शदीद तूफ़ान आ रहा होता है। लियर सेड दैट देयर इज़ ए स्टॉर्म ब्लोइंग इनसाइड हिज माइंड ऑल्सो। तो अब लियर कहता है कि बिल्कुल इसी तरह का तूफ़ान जो है वो उसके दिमाग में भी चल रहा है। ही इज़ अबाउट टू मैड ड्यू टू द ट्रीटमेंट ऑफ हिज डॉटर्स। ही टेक्स ऑफ इट्स क्लोथ्स एंड शाउट्स एट द winds एंड चैलेंजेस द स्टॉर्म। तो अब बेटियों के ट्रीटमेंट की वजह से किंग लियर जो है वो पागल होने के करीब पहुंच जाता है। और इसी पागलपन में वो अपने कपड़े फाड़ देता है, हवा पे चिल्लाता है, अपनी बेटियों को बद्दुआएं देता है और चैलेंज करता है कि वो उनके साथ जो है वो बदला लेगा उनके बुरे सलूक की वजह से। कैन फाइंड्स ए हॉवल फॉर द किंग। Edgar comes out of the hovel and finds the king and others. Edgar tells them that he is a beggar. अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इत्तेफाक होता है कि कैंट एक जगह ढूंढता है, एक शेल्टर प्लेस ढूंढता है किंग के लिए ताकि वो स्टॉर्म से बच सके। तो अब जब वो उस होवल में जाते हैं यानी शेल्टर प्लेस में जाते हैं तो वहाँ पे एडगर होता है। एडगर वही जो कि घर से भाग आया होता है और उसने फ़कीर का हुलिया बनाया हुआ होता है। तो एडगर उन सबको पहचान लेता है लेकिन उनमें से कोई भी एडगर को पहचान नहीं सकता। ग्लूस्टर अराइज एंड टेल्स द किंग दैट ही विल हेल्प हिम डिस्पाइट हिज डॉटर्स वांट हिम टू डाई। तो अब जब बादशाह स्टॉर्म में निकल आता है तो पीछे ग्लूस्टर उसकी बेटियों को समझाता है और फिर उन्हें धमकी भी देता है कि ठीक है, अब ब्रिटेन और फ्रांस के दरमियान फिर एक लड़ाई होगी अगर वो अपने बाप को जो है वापस नहीं बुलाती। अब ग्लूस्टर बादशाह के को ढूंढता हुआ पहुंच जाता है वहाँ पे हॉवल में और कहता है कि बेशक उसकी बेटियां ये चाहती हैं कि बादशाह मर जाए लेकिन ग्लूस्टर उसकी हर सूरत में हेल्प करेगा। इन द मीन वाइल इन द कैसल एडमंड टेल्स रीगन एंड कॉर्नवाल ऑफ हिज फादर्स अटेम्प्ट टू हेल्प लियर। ग्लूस्टर्स एफर्ट इज सीन एज ट्रैकरी। रीगन एंड कॉर्नवाल टाई ग्लूस्टर, gouge his eyes. A servant tries to save Gloucester, but Cornwall is wounded in his tussle. तो अब क्या होता है, जब ग्लोस्टर निकल आता है बादशाह को ढूंढने तो पीछे से एडमंड जो है वो रीगन और कॉर्नवाल को बताता है कि उसकी ये सारा किया धरा उसके बाप का है और यही वजह बनेगा फ्रांस और ब्रिटेन में लड़ाई का। तो वो लेटर भी दिखाता है कॉर्नवाल को। तो अब जो है रीगन और कॉर्नवाल यही समझते हैं कि ग्लूस्टर जो है वो उनसे गद्दारी कर रहा है। वो वापस उसको बुलाते हैं और उसकी आंखें निकाल देते हैं। जब वो उसकी आंखें निकाल रहे होते हैं, तशद्दुद कर रहे होते हैं ग्लूस्टर पे, तो एडमंड जो कि उसका अपना बेटा है वो भी पास ही होता है लेकिन वो अपने बाप को नहीं बचाता। और इस सारी सिचुएशन में एक सर्वेंट आगे बढ़ता है और वो ग्लूस्टर को बचाने की कोशिश करता है लेकिन इसमें कॉर्नवाल ज़ख्मी हो जाता है और फिर उसकी डेथ भी हो जाती है बाद में। कॉर्नवाल एंड रीगन गाउज आउट हिज बोथ आइज। अब अर्ल ऑफ ग्लोस्टर जो है ये उसकी दोनों आँखों को निकाल देते हैं। नाउ ग्लोस्टर इज ब्लाइंड। ही वॉन्ट्स रीगन दैट एडमंड विल सीक रिवेंज फॉर मेकिंग हिम ब्लाइंड, but Regan informs him that Edmund hates him. She also tells him that it was Edmund who informed Cornwall about his father's activities. Now Gloucester realizes his mistake and repents. तो अब क्या होता है, रीगन उसको मज़ीद क्लियरली बता देती है कि ये एडमंड ही है जिसने बताया है कि उसका बाप जो है वो हेल्प कर रहा है किंग लियर की और ये ख़बरें पहुंचा रहा है कॉर्डिलिया की तरफ। तो और वो मज़ीद ये बताती है कि एडमंड अपने बाप से नफ़रत करता है। तो अब ग्लूस्टर को सारी सिचुएशन का पता चल जाता है, एडमंड की असल हकीकत का पता चल जाता है। तो अब वो अपने किए पे पछता रहा होता है कि उसने एडगर को निकाल दिया होता है एडमंड के कहने पे। तो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। लियर इज टेकन सीक्रेटली टू डोवर। कॉर्डिलिया हैज़ अराइव्ड देयर विद फ्रेंच आर्मी। तो अब क्या होता है कि
किंग लियर को डोवर ले जाया जाता है जहाँ पे कॉर्डेलिया आई होती है। तो कॉर्डेलिया अपनी फ्रेंच आर्मी के साथ आती है और वहाँ पे जंग जो है वो शुरू हो जाती है। द ब्लाइंडेड ग्लोस्टर मीट्स हिज सन एडगर वाइल वेंडरिंग। तो अब दूसरी तरफ जो है अर्ल ऑफ ग्लोस्टर जब अंधा हो जाता है, उसकी आंखें निकाल देते हैं, तो वो भटक रहा होता है। अब एडगर उसको मिलता है। एडगर अभी भी डिस्गाइज में है और बाप नहीं पहचान सकता कि ये मेरा बेटा ही है। तो ग्लोस्टर की हेल्प करता है एडगर, उसको वहाँ से ले जाता है। एडगर इज़ डिस्ट्रेस्ड टू सी हिज फादर्स कंडीशन। ही लीड्स हिज फादर टू डोवर। और फिर वो अपने बाप की सिचुएशन देख के बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है और उसको डोवर ले जाता है। ग्लोस्टर वांट्स टू कमिट सुसाइड देयर बट एडगर सेव्स हिम। और वहाँ पे अर्ल ऑफ ग्लोस्टर जो है वो इतना ज़्यादा सैड होता है कि वो सुसाइड की कोशिश करता है, लेकिन एडगर ऐसा नहीं होने देता, उसको बचा लेता है। लियर एंड कॉर्डेलिया आर रिकनसाइल्ड। She forgives her father and is happy to be with him, but now there is a battle, but French army is defeated. तो अब कॉर्डेलिया और लियर जो हैं वो दोनों की आपस में सुलह हो जाती है। बेटी बाप को माफ़ कर देती है और बाप भी अपनी बेटी के साथ रहने की वजह से बहुत खुश होता है। तो दूसरी तरफ जो जंग चल रही होती है उसमें फ्रेंच आर्मी को शिकस्त हो जाती है। लियर एंड कॉर्डेलिया आर कैप्चर्ड बाय गॉन्ड्रेल एंड रीगन सोल्जर। तो अब जो सोल्जर्स होते हैं वो पकड़ के ले जाते हैं लियर और कॉर्डेलिया को। लियर कम फर्स्ट कॉर्डेलिया, वी टू अलोन विल सिंग लाइक बर्ड्स इन द केज। तो अब किंग लियर जो है वो बेटी को इस तरह तसल्ली देता है कि हम दोनों केज में बिल्कुल इस तरह गाएंगे जिस तरह बर्ड्स गाते हैं। रीगन एंड गॉन्ड्रेल बोथ आर इन लव विद एडमंड अबाउट द। उसके बाद आप देखें कि रीगन और गॉन्ड्रेल जो हैं ये दोनों एडमंड से लव करती हैं और दोनों चाहती हैं कि उसके साथ शादी कर सकें। और जो एडमंड होता है वो भी डबल ट्रिक प्ले कर रहा होता है। ही हैज़ प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ टू बोथ वीमेन। अल्बेनी डिस्कवर्स दिस एंड कॉल्स एडमंड ट्रेटर। तो अब वो दोनों औरतों से शादी का वादा कर लेता है और लेकिन अल्बेनी को पता चल जाता है कि उसकी बीवी जो गॉन्ड्रेल है वो उसके साथ शादी करना चाहती है, एडमंड के साथ शादी करना चाहती है और अल्बेनी को किल करना चाहती है। एडगर डिस्गाइजेस एज सोल्जर इन्फॉर्म्स अल्बेनी। Then there is a duel between Edgar and Edmund in which Edmund receives severe injuries. तो अब एडगर जो है सिपाही का हुलिया बना के आता है और अल्बेनी को एक ख़त देता है। उस ख़त में वो पूरी डिटेल बताता है। तो वो अल्बेनी को कहता है कि जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो वो एक ट्रम्पेटर बजाए, बगल बजाए, तो फिर एडगर आ जाएगा और फिर वो अपने सबूत भी मज़ीद दे देगा। तो फिर जब वो जंग ख़त्म हो जाती है और अल्बेनी एडगर को बुलाता है तो उसके बाद एडगर और एडमंड में एक ड्यूल होती है। ड्यूल फाइट यानी फ़ेस टू फेस एक लड़ाई होती है। उसमें एडमंड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है एडगर के साथ लड़ाई में। रियलाइजिंग दैट हर प्लान टू किल हर हस्बैंड फेल्स, गॉन्ड्रेल पॉइजन्स रीगन एंड किल्स हरसेल्फ। और जब गॉन्ड्रेल को पता चलता है कि उसका अपने हस्बैंड को अल्बेनी को किल करने का प्लान फेल हो गया है तो वो रीगन को पॉइजन दे देती है और अपने आप को मार देती है। एडमंड इज़ डाइंग बट रिपेंटेंट। अब एडमंड जो है वो मरने के करीब होता है लेकिन वो पछता रहा होता है। ही ट्राइज टू स्टॉप हिज सोल्जर टू हैंग कॉर्डेलिया बट इट इज़ टू लेट। और वो कोशिश करता है कि वो अपने सोल्जर्स को रोके क्योंकि वो पहले ऑर्डर दे चुका होता है कॉर्डेलिया को हैंग करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है और कॉर्डेलिया को हैंग कर दिया जाता है। लियर एंटर्स विद द डेड कॉर्डेलिया इन हिज आर्म्स। और उसके बाद किंग लियर एंटर होता है और डेड कॉर्डेलिया को उसने उठाया हुआ होता है। लियर होल्ड्स कॉर्डेलिया, ही डाइज ब्रोकन। और फिर किंग लियर की भी डेथ हो जाती है सदमे से, अफसोस से। अल्बेनी डिक्लेयर्स पब्लिक मॉर्निंग ओवर द डेथ ऑफ लियर एंड कॉर्डेलिया। तो अब अल्बेनी जो है वो लियर और कॉर्डेलिया की डेथ पे अफसोस के लिए मातम का जो है वो ऐलान करता है। ही ऑफर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम टू एडगर। और फिर वो एडगर को बादशाहत या सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफ़र करता है। दस एडगर अलोन रिमेन्स टू हेल्प अल्बेनी इन गवर्निंग द कंट्री। तो एडगर अकेला अल्बेनी की हेल्प के लिए रह जाता है और बाकी सारे जो इविल कैरेक्टर्स होते हैं उन सब की डेथ हो जाती है। अब हम चलते हैं थीम्स की तरफ। थीम्स क्या क्या है? फ्लैटरी है। देखिए हमारी पूरी कहानी की बेस ही फ्लैटरी है। अगर बादशाह अपनी तारीफ़ सुनना ना चाहता और बेटियों से ये सवाल ना पूछता तो शायद ट्रेजिडी ही ना होती। ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस जो है ये लिटरल मीनिंग में भी है और सिंबॉलिक मीनिंग में भी है। लिटरल मीनिंग में हम देखते हैं
कि अर्ल ऑफ ग्लूस्टर जो है उसको लिटरली ब्लाइंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम इसको सिंबॉलिक मीनिंग में देखें तो किंग जो है वो ब्लाइंड होता है रियलिटी से, उसको नहीं पता होता कि उसकी बेटियों की क्या हकीकत है, और अर्ल ऑफ ग्लूस्टर को भी नहीं पता होता कि उसके बेटों की असल हकीकत क्या है। मैडनेस, मैडनेस भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। किंग जो है वो मैड हो जाता है और इस मैड में वो बहुत लॉन्ग स्पीचेस करता है और वो सारी फ्लैक्ट्री के बारे में लोगों को बताता है। लॉयल्टी, अब लॉयल्टी भी इम्पोर्टेंट थीम है। बहुत दफ़ा बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो लॉयल रहते हैं किंग के साथ, जैसे कि फूल जो है और अर्ल ऑफ ग्लूस्टर, अर्ल ऑफ कैंट, ये सारे जो हैं ये लॉयल कैरेक्टर्स हैं। अब बिट्रेल, बिट्रेल की थीम जो है ये भी हमें पूरे प्ले में नज़र आती है। बेटियां अपने बाप को धोखा देने की कोशिश करती हैं और उसके बाद जो है गोंड्रिल इवन वो अपने हस्बैंड को धोखा देती है, रीगन अपने हस्बैंड कॉर्नवाल को धोखा देती है, एडमंड अपने फादर और अपने भाई दोनों को धोखा देता है। तो बिट्रेल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट वन जो हमारी थीम है वो है ऑर्डर एंड नेचर। तो नेचर के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी हम पूरे प्ले में देखते हैं, जैसे कि जब किंग लियर घर से निकल पड़ता है तो स्टॉर्म आ रहा होता है। वो स्टॉर्म बड़ा सिंबॉलिक है और उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे हम नेचुरल इमेजरी भी देखते हैं। अब एनालिसिस देखते हैं। पोइटिक जस्टिस इज़ डन टू सम एक्सटेंट। पोइटिक जस्टिस जो है उसको किसी हद तक फॉलो किया गया है। पोइटिक जस्टिस क्या होता है कि अच्छे किरदार जो हैं उनके साथ अच्छा हो और बुरे लोगों के साथ बुरा हो। तो पोइटिक जस्टिस किसी हद तक फॉलो किया गया है, क्योंकि इसमें कॉर्डिलिया एक इनोसेंट कैरेक्टर है जो कि उसका अंजाम बुरा होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसको हैंग कर दिया जाता है। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि कॉर्डिलिया की सूरत में पोइटिक जस्टिस नहीं हुआ। लेकिन बाकी अगर हम देखें इविल कैरेक्टर्स जो थे जैसे रीगन, गॉन्ड्रिल और कॉर्नवाल, तो ये सारे जो हैं इविल कैरेक्टर अपने बुरे अंजाम के साथ ही मरे। एंडिंग मेक्स इट ट्रेजिडी इन ट्रू सेंस, और एंडिंग जो है इसने इसको ट्रेजिडी ही बनाया। अगर एंडिंग हैप्पी हो जाती तो फिर ये ट्रेजिडी ना होती। मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट आर वेल कनेक्टेड, और हमारा जो मेन प्लॉट है और सब प्लॉट दोनों एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं। इट इज़ रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर एंड प्रोज। तो हमारा ये जो प्ले है, आपको पता है कि शेक्सपियर के ज़्यादातर प्लेस जो हैं वो वर्स फॉर्म में लिखे गए हैं। तो इस प्ले का तकरीबन 75% पार्ट जो है वो पोइट्री में लिखा गया, वर्स फॉर्म में लिखा गया है और एम्बिक पेंटामीटर में है, जबकि प्रोज में 25% हिस्सा लिखा गया है। उम्मीद है आपको वीडियो की अच्छी तरह समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा।